11 जुलाई 1983 को टी सीरीज की स्थापना हुई। कंपनी को पहला बड़ा ब्रेक मिला 1988 में। उस साल आमिर खान और जूही चावला की एक फिल्म रिलीज हुई थी, कयामत से कयामत तक। फिल्म के 80 लाख कैसेट बिके। इसके बाद 1990 में आशिकी रिलीज हुई और उसकी म्यूजिक एल्बम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। कुमार सानू नए किशोर कुमार बन चुके थे। इस फिल्म से नदीम श्रवण की जोड़ी को नई पहचान मिली। इसके बाद का सफर टी सीरीज के नाम रहा। अनुराधा पौडवाल नई लता थी, सोनू निगम नए रफी थे। दरियागंज में जूस की दुकान चलाने वाले एक लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री की सूरत बदल कर रख दी थी। ये सब कुछ हुआ 7 रुपये की कैसेट की बदौलत, और इसी के चलते उस लड़के का नाम पड़ा कैसेट किंग गुलशन कुमार। 1997 में जब गुलशन कुमार अपनी रफ्तार पर थे, टिप्स और सारेगामा को पिछाड़ते हुए टी सीरीज 65% मार्केट पर कब्जा कर चुकी थी। हर बड़ी फिल्म के राइट्स टी सीरीज के पास थे। इसी साल यानी 12 अगस्त 1997 की तारीख थी। मंगलवार का दिन था। 42 साल के गुलशन कुमार पूजा की थाली लेकर अपने घर से निकलते हैं। लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स, जहां बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे रहते थे, वहीं गुलशन कुमार का बंगला भी था। घड़ी 10:10 बता रही थी जब सफेद कुर्ता और सफेद सैंडल पहने गुलशन कुमार अपनी मरून रंग की मारुति स्टीम से उतरे। सामने शिव मंदिर था। जीतनगर में बना यह मंदिर करीब 4 साल पहले गुलशन कुमार को दिखा था। भगवान शिव के भक्त गुलशन कुमार ने महंगे टाइल्स लगाकर मंदिर को बनवाया था। तब से हर सुबह शाम इस मंदिर में दर्शन करने आते थे। रूटीन फिक्स था और इस रूटीन पर नजर थी 3 लोगों की, जो उस दिन ताक लगाए गुलशन कुमार के इंतजार में खड़े थे। 10:40 पर गुलशन कुमार मंदिर से पूजा करके अपनी गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। कुछ कदम चलते ही कुमार को अपनी कनपट्टी पर एक रिवॉल्वर महसूस होती है। कुमार देखते हैं नीली जींस पहने लंबे बाल वाला एक आदमी खड़ा था। कुमार कहते हैं, ये क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जवाब आता है, बहुत कर ली पूजा, अब ऊपर जाकर करना। एक गोली चलती है, वह जमीन पर गिर पड़ते हैं। पूजा का सारा सामान बिखर जाता है और फिर एक के बाद एक 16 गोलियां गुलशन कुमार के शरीर में दाग दी जाती है और चंद मिनट में सारा खेल खत्म। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में तब अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने बात की थी। राजन ने बताया कि गुलशन कुमार की हत्या में सलेम का हाथ था। वहीं सलेम, जिसे यूपी के आजमगढ़ में लोग सलेमवा कहते थे, जो बाद में मुंबई अंडरवर्ल्ड का मशहूर डॉन अब्बू सलेम बना। न जाने कितने लोग उसकी गोली के शिकार हुए। बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे उसे प्रोटेक्शन मनी देते थे, जिसमें संजय दत्त, AK-47 और दाऊद और अब्बू सलेम का किस्सा मशहूर है। आज बात इसी अब्बू सलेम की करनी है। कैसे आजमगढ़ का सलीमवा मुंबई अंडरवर्ल्ड का नामी डॉन अब्बू सलेम बन गया। कम छो मजामा भाई लोग। जानकारों के मुताबिक अब्बू सलेम का परिवार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सराय मीर का रहने वाला है। अब्बू सलेम के पिता अब्दुल कय्यूम अंसारी पेशे से एक वकील थे। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां थी। उनकी मौत के बाद परिवार को बेहद गरीबी के दिन देखने पड़े। ऐसे में उसकी मां ने छोटे मोटे काम कर परिवार को पाला। अब्दुल कय्यूम अंसारी सराय मीर से नजदीकी शहरों की कोर्ट में मुकदमों के लिए जाया करते थे। एक बार वह अपनी राजदूत मोटरसाइकिल से जाते वक्त दुर्घटना का शिकार हो गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मुंबई अंडरवर्ल्ड को नजदीक से जानने वाले लेखक हुसैन जैदी बताते हैं कि बड़ा होने के बाद अब्बू सलेम काम की तलाश में दिल्ली आ गया, जहां कुछ वक्त उसने पंचर रिपेयरिंग की दुकान में काम किया। लेकिन वहां कुछ बात बनी नहीं तो वह 20-22 साल की उम्र में मुंबई आ गया। जैदी के मुताबिक उस समय 90 के दौर में मुंबई के जोगेश्वरी में आरासा शॉपिंग सेंटर, जो एक छोटा सा मॉल था, वहाँ दुकान थी। वहाँ स्टॉल पर बैठकर अब्बू सलेम फैशन का सामान, बेल्ट और इस तरह की अन्य चीजें बेचा करता था। मुंबई का उस वक्त का 80-90 का माहौल ऐसा था कि हर कोई भाई बनना चाहता था। कहीं के लिए दाऊद इब्राहिम रोल मॉडल बन चुका था और वह उनकी तरह बनना चाहते थे। मॉल में भी उस तरह के लोग आते थे जो अपनी भाईगिरी दिखाते और अब्बू सलेम उनसे काफी प्रभावित होता गया। 22-23 की कमसिन उम्र में अब्बू सलेम की आंखों में भी सपने पलने लगे थे कि वह भाईगिरी करेगा और लोग भी उसे सलाम ठोकेंगे। यह 80-90 के दौर की बात है। उस वक्त
अगर कोई खुलेआम जाकर कहे कि वह दाऊद का आदमी है तो उसे बुरी बात माना नहीं जाता था। लोगों में इस नाम का डर था। ये बात और है कि आज इस नाम की बात खुलेआम कोई नहीं करता। उन दिनों के समय में अबू सलेम दिन में स्टॉल पर बैठता और फिर रात को इन्हीं लोगों के साथ घूमता और आवारागर्दी करता। ये काम करते करते वह दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के सोने की स्मगलिंग का काम भी करने लगा। वह डिलीवरी के लिए कभी कभी सलेम को उसके छोकरे लोग के साथ बुलाया करता था। इस तरह सोने की स्मगलिंग के बारे में अबू सलेम की काफ़ी कुछ समझ बन गई। अनीस फोन पर सलेम को कुछ ना कुछ इंटरेक्शन देता रहता। हालांकि वह सीधे दाऊद के साथ संपर्क में नहीं था, लेकिन वह अपने आप को बड़ी तोप समझने लगा था। इस दौरान बॉलीवुड से सलेम के संबंध तो नहीं बने, लेकिन अबू सलेम ने निर्मोही नाम से एक फिल्म बनाने की कोशिश जरूर की थी। उसने इसके लिए कुछ 11 गाने रिकॉर्ड किए थे और खुद उसमें हीरो बना था, लेकिन ये फिल्म चल नहीं पाई। आधा 1 घंटे की शूटिंग के बाद उसने ये फिल्म छोड़ दी। इसके बाद अबू सलेम को समीरा नाम की एक छोकरी के साथ इल्लू इल्लू हो गया। दोनों ने भागकर शादी कर ली। समीरा नाबालिग थी तो उसके घर वालों ने अबू सलेम पर केस ठोक दिया, लेकिन समीरा मानी नहीं, जिस कारण अबू सलेम केस से बच गया। दोनों साथ में रहने लगे। हुसैन जैदी के मुताबिक 1993 में फिल्म अभिनेता संजय दत्त ने अनीस को फोन किया कि उन्हें धमकियां मिल रही है और उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कुछ गन चाहिए। अनीस ने अबू सलेम को फोन करके कहा कि जाके संजू को मशीन गन दे दे, जिसमें पहली दफा अबू सलेम की मुलाकात किसी फिल्म स्टार से हुई थी। मुंबई बम धमाके के बाद जो बयान दर्ज किए उसमें अबू सलेम ने माना था कि वो अपने सामने किसी फिल्म स्टार को देखकर भौचक्के के रह गया था और उसने कम से कम 3 बार संजय दत्त को गले लगाया। हालांकि बाद में संजय दत्त ने कहा था कि उन्हें ज्यादा गन नहीं चाहिए और उनके पास एक ही गन काफी है, जिस कारण सलेम को गन लेकर वापस आना पड़ा था। रे मामा, मीडिया ने उसे डॉन कहा, लेकिन उसके खिलाफ उस वक्त इतने बड़े मामले नहीं थे। गन पहुंचाना ही उसका बड़ा अपराध था, लेकिन जब वह दुबई पहुंच गया और अनीस के तहत काम करते हुए लोगों को फोन कर धमकियां देने लगा तो वह लोगों के लिए डॉन बन गया और यहीं से अबू सलेम का आपराधिक ग्राफ तेजी से बढ़ने लगा। एक के बाद एक कई संगीन अपराध किए। अबू सलेम ने फिल्म निर्माता और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की दिन दहाड़े हत्या करवा दी, जिसके बाद वो कुख्यात हो गया। इसके बाद अबू सलेम ने फिल्म अभिनेत्री मोनिका बेदी को अपने जाल में फंसाया। दोनों में इश्क पनपा और दोनों ने शादी कर ली। जबरन वसूली के कुछ मामलों से उसने खूब पैसा बनाया और फिर 1989 के आसपास देश छोड़कर कल्टी मार लिया और गैंग से भी कनेक्शन काट दिया। उस वक्त वह यूरोप और अमेरिका में कुछ काम कर रहा था। हुसैन जैदी बताते हैं कि अमेरिका में अबू सलेम का पेट्रोल पंप है और एक छोटा सा थिएटर है और कुछ संपत्ति है जहां समीरा आज भी रहती हैं। नॉर्वे में मोनिका बेदी के माँ बाप रहते हैं। इन्हीं वजह से सलेम यूरोप में ही घूमने फिरने लगा। वो एक ऐसी जगह की तलाश में था जहां लोग हिंदी ना जानते हो, अधिक भारतीय ना रहते हो और वहां रुक सके। लिस्बन उसे महफूज जगह लगी और वहां बसना चाहता था, लेकिन अमेरिका और भारत के बीच एक सहमति बनी थी कि वह एक दूसरे के यहाँ छिपे अपराधियों के बारे में बताएंगे। इधर अबू सलेम ने दुनिया भर में पैसों के लेन देन करना शुरू कर दिया तो फेडरल जांच एजेंसी यानी FBI की नज़र में आ गया। FBI से मिली सूचना के आधार पर भारत ने लिस्बन में 2002 में अबू सलेम को पकड़ लिया। अरे मामा, अबू सलेम का एक और बड़ा कांड तो भूल ही गए। दरअसल 7 मार्च 1995 को अबू सलेम के शूटर सलीम हड्डी ने मुंबई के मशहूर बिल्डर प्रदीप जैन के ऑफिस में घुसकर गोली मार दी थी और तब इस हत्याकांड ने पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड में अबू सलेम के नाम का डंका बजा दिया था। अपराधियों की लिस्ट में वो आगे आ चुका था। प्रदीप की हत्या के बाद प्रदीप के भाई से सलेम ने कोलडोंगरी की प्रॉपर्टी अपने नाम करने को कही। प्रदीप की 13वीं वाले दिन सलेम ने उसकी पत्नी ज्योति को फोन कर कहा था कि तुम्हें विधवा होने का सुख मिल रहा है। अगर प्रदीप ने पैसे दिए होते तो जिंदा होता। प्रदीप के भाई से कहो पैसे दे दे वरना सबको ठोक देगा। खैर, लिस्बन से पकड़े जाने के बाद 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों के मामले की सुनवाई करते हुए टाडा अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए अब्बू सलेम समेत 6 लोगों को दोषी करार दिया। अब्बू सलेम अब तक 19-20 सालों की सजा काट चुका है। तो भाई लोग, ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।